लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और हमारी आज के इस संभव सीरीज में अभी तक हम लोग 22nd चैप्टर तक कवर कर चुके हैं और काफी आगे बढ़ते हुए आज के इस सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग बातचीत करेंगे चैप्टर नंबर 23 के बारे में। तो आज जो हमारी बातचीत होने वाली है दैट विल बी ऑन स्पेक्ट्रम एंड दैट विल बी चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 23 में जो हमारी बातचीत होगी वो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में होगी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो हम बातचीत करने वाले हैं उस पर सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बहुत ही फंडामेंटली बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको एक आउटलाइन बताई थी, इफ यू रिमेंबर, तो अगर आपको वो आउटलाइन याद हो तो आप कुछ चीजें रिकॉल कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे। लाइक व्हाट? लाइक उस आउटलाइन में मैंने आपको एक स्टोरी लाइन फ्रेम करी थी। वो आउटलाइन कुछ ऐसी है, दैट इज द आउटलाइन। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो ब्रिटिशर्स यूनिलैटरली यानी कि एक तरफा तौर पर भारत को इस युद्ध का हिस्सा घोषित कर देते हैं। और जब वो भारत को इस युद्ध का हिस्सा घोषित कर देते हैं तो इस बात से नाराज कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने को अंबेडकर जी और मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के तौर पर मनाते हैं, इस रूप में कि देश को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 11 महीनों तक ये युद्ध चलता रहता है। अगस्त के बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है और 11 महीनों तक अंग्रेज एकदम अल्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में थे एंड दे वर लाइक जापान अभी तो ठीक है, जर्मनी है जो युद्ध की शुरुआत कर रहा है पोलैंड के ऊपर हमला करने के साथ, जर्मनी ही तो है, यूं यूं मसल देंगे। लेकिन क्या जर्मनी को यूं मसल पाना संभव था? नहीं, इतना संभव तो नहीं था। तो 11 महीनों तक तो वो हमें किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं देते हैं। लेकिन 11 महीनों के बाद इस विश्व युद्ध में कई सारी चीजें बदल जाती हैं, कई तब्दीलियां आ जाती हैं। जैसे कि इन 11 महीनों में जो बढ़त ब्रिटेन अपेक्षा कर रहा था कि उसे मिलेगी, वो मिली नहीं और एक एक करके जो देश थे वो ढहते गए। पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया, बेल्जियम के ऊपर कब्जा हो गया, हॉलैंड जो उस समय अभी नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर कब्जा हो गया और फ्रांस की तो बहुत ही शर्मनाक हार हुई। फ्रांस तो जर्मनी के सामने एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया। इस प्रकार से और ब्रिटेन भी अलग अलग फ्रंट पर जर्मनी से हार रहा था। जर्मनी ने यूरोप में इन 11 महीनों में जो बढ़त हासिल की और जिस प्रकार से नुकसान हुआ ब्रिटेन को और उनके अलाइज को, उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें भारत के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो कॉन्फिडेंस था अंग्रेजों का इस द्वितीय विश्व युद्ध में, वो इन 11 महीनों में चूर हुआ और 11 महीनों में जो उनका कॉन्फिडेंस चूर हुआ तब उन्होंने हमें दिया एक अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव इस विश्व युद्ध के शुरू होने के 11 महीने के बाद हमें दिया गया, यानी कि सितंबर 1939 में युद्ध शुरू हुआ और अगस्त 1940 में हमें यह प्रस्ताव मिला। जो प्रस्ताव हमें मिला उसमें उन्होंने हमें क्या ऑफर किया? उन्होंने हमें ऑफर किया एक डोमिनियन राज्य। उन्होंने कहा कि वो भारत को एक डोमिनियन राज्य बना देंगे और युद्ध के खत्म हो जाने के बाद हमें संविधान बनाने का मौका भी दिया जाएगा। डोमिनियन राज्य की मांग हमारी 1906 की थी, जिसे हम अधिशासी स्वराज भी कहते हैं, और उसे हम बहुत पहले छोड़ चुके थे। तो स्वभावतः हमने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव के खारिज हो जाने के बाद हमारे मन में भाव आया कि अंग्रेजों को एक प्रतिक्रिया दिए जाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिक्रिया किस प्रकार की हो कि अंग्रेज बहुत ही कठोर दमन ना करें, और उनके दमन का स्वरूप क्या होगा इस बात को लेकर हमें स्पष्टता भी नहीं थी, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज हमारे ऊपर बम बरसा दे, क्या करें। तो इसी दृष्टिकोण से हमने यहां पर फैसला किया कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ करेंगे। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह में हमने देखा कि विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने। इसी क्रम में हमने ये भी पाया कि धीमे 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 करके लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये सत्याग्रह चलता रहा। फिर इस विश्व युद्ध में दो जाइंट्स की एंट्री हुई, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। तो जून 1941 में हम देखते हैं कि यूएसएसआर की एंट्री हो गई और दिसंबर 1941 में यूएसए इस युद्ध का हिस्सा बन गया। अब दो मोर्चों पर दो बड़ी ताकतें आ गई थी।
इन दो बड़ी ताकतों के आ जाने के बाद अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर बढ़ा और अभी उनके मन में यह भाव आ गया कि वो बड़े आराम से जर्मनी को, जापान को, इटली को हरा लेंगे। लेकिन इस दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमें किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं देना चाहते। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव है कि भाई अंग्रेजों का समर्थन लो, नहीं जापान साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा दबाव बना ले जाएगा। और यही कारण था कि वो हमें अंतिम रूप में एक प्रस्ताव दे देते हैं और वो क्रिप्स मिशन के फॉर्म में आया। यद्यपि इसमें क्रिप्स के राजनीतिक करियर को मटियामेट करने का भी प्रयास था, जिसमें चर्चिल सफल भी रहे। वो बातें हुई हैं। तो क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन देखा जाए तो अगस्त प्रस्ताव का ही एक रूपांतरण था। घुमा फिरा के बातें क्रिप्स मिशन में भी वही कही गई थी जो अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। इसमें कुछ नया नहीं था, कुछ बहुत यूनिक नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन को भी हमने उसी रूप में अस्वीकार कर दिया जिस रूप में हमने क्या अस्वीकार किया था, अगस्त ऑफर। और इसके बाद हमने ये फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है और उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और यहां पर गांधी जी अपनी उस नीति से थोड़ा सा अलग हटकर जाते हैं जहां पर वो हमेशा अहिंसा का ही समर्थन किया करते थे। हमने देखा कि इसी भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के तौर पर या फिर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके हिस्से के तौर पर आजाद हिंद फौज का गठन होता है जापान में। और जापान में जो आजाद हिंद फौज का गठन होता है, पहले उसका नेतृत्व मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के पास हुआ करता था, वही नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस के पास आ गया। बाद में आजाद हिंद फौज हार जाती है। 30,000 आजाद हिंद फौज के सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं और उनके खिलाफ ट्रायल यानी कि केस चलाया जाता है लाल किले पर, जिसे फेमस आईएनए ट्रायल के नाम से जाना जाता है। आईएनए ट्रायल को लेकर भारत में काफी असंतोष रहा और इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप नौसैनिक विद्रोह हुआ, जिसे ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील भी माना जाता है। यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा है और इसे हम फेमस तौर पर RIN म्यूटिनी यानी कि RIN विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी या विद्रोह भी कहते हैं। अब ये तो देखिए एक रूपरेखा रही जिसके ऊपर हमारी बातचीत होनी है। यहां पर जब हम इस रूपरेखा के बारे में बातचीत करते हैं तो पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि जब अगस्त प्रस्ताव के बाद जो क्रिप्स मिशन आया वो फेल कर गया, तो एक राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। उस राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया स्वरूप ये फैसला किया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाए और उस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए भारत छोड़ने को उन्हें मजबूर किया जाए। इसके लिए कांग्रेस की कार्य समिति ने एक बैठक की और ये बैठक वर्धा में हुई। वर्धा में ये बैठक 14 जुलाई 1942 को हुई और 1942 को ये जो बैठक होती है, इस बैठक में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि अंग्रेजों के खिलाफ हम एक आंदोलन चला सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हम एक आंदोलन चला सकते हैं। तो उसके लिए गांधी जी को नेतृत्व भी सौंप दिया गया। गांधी जी को यहां पर नेतृत्व मिल गया। लेकिन बवाल ये नहीं है, बवाल है एक सवाल। और वो सवाल क्या है? सवाल है कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन को क्यों शुरू किया गया। मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा और वो ये था कि कौन से ऐसे घटनाक्रम थे जिसके उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो घटनाक्रमों के ऊपर इसीलिए कहा जाता है इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टॉपिक्स के बीच का इंटरलिंकेज नहीं पता है तो क्वेश्चंस को आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं जो आउटलाइंस बताता हूं, आउटलाइंस में सभी इंसिडेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और यहां पर देखो तो द्वितीय विश्व युद्ध, डोमिनियन स्टेटस, अगस्त ऑफर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और जापानी हमले का खतरा, ये कई सारे आरंभिक घटनाक्रम हैं जिनके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन होता है। लेकिन यहां तो मामला है कि आखिर क्या कारण रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो यहां पर आपके सामने स्पष्टतया दिए गए हैं। कारण नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न कई प्रकार की समस्याएं। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न कौन सी समस्याएं थी, ये सर्वविदित हैं। समस्याएं जैसे कि संसाधनों का दोहन हो रहा है, अत्यधिक कर वसूला जा रहा है, गरीबी, मुद्रास्फीति, ये कई प्रकार की यानी कि महंगाई, ये बहुत अधिक समस्या है। भारत के जो भी संसाधन हैं उन्हें अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर अत्यधिक भार पड़ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा कि उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में हमें अधिशासी शासन का, अधिशासी स्वराज का मसौदा दिया यानी कि डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया। और डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव उनकी भारतीयों की जो अपेक्षाएं हैं उनसे बहुत ही अलग था।
हमने इसे अस्वीकार किया, मन में असंतोष भी आया। फिर युद्धकालीन दमनकारी अध्यादेश जारी किए गए, और ये जो अध्यादेश थे, इन अध्यादेशों में हम एकदम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और समूह बनाने तक की जो स्वतंत्रता थी उसके ऊपर प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए। और इन प्रतिबंधों के चलते हमारे मन में असंतोष उत्पन्न है। फिर मामला आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह का। जब हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह को लॉन्च किया तो अंग्रेजों की दमन की प्रक्रिया नर्म थी। उन्होंने अधिकतम तौर पर हमें लाठीचार्ज का शिकार बनाया या हमें पकड़ के जेल में डाला। तो ये सब गतिविधियों के लेकर हम तैयार थे। तो इससे राष्ट्रव्यापी भावना देश की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक संचारित हुई। तो ये तो प्रभाव रहा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का। फिर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से हमें कई प्रकार की अपेक्षाएं थी। लेबर पार्टी के सदस्य क्रिप्स जब भारत आते हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वो भारतीय स्वतंत्रता का कोई मसौदा लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। वो हमारे लिए क्या लेकर आए? वही घिसा पिटा अधिशासी स्वराज, यानी कि डोमिनियन स्टेटस। तो क्या हम स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने अंग्रेजों से मांगा है पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी आजादी। और उसके बाद अंग्रेज अगर हमें कभी भी स्वराज का प्रस्ताव देंगे तो हम उसे आंख बंद करके खारिज करेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट थी कि क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार किया जाएगा। क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार हुआ, और क्रिप्स मिशन के अस्वीकार हो जाने के बाद हमारे मन में अत्यधिक असंतोष का संचार हुआ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादियों की जो अपेक्षाएं थी उसे क्रिप्स मिशन पूरा नहीं कर पाया। तो क्रिप्स मिशन जो हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, उसको लेकर हमारे मन में अत्यधिक असंतोष रहा। लेकिन मूल समस्या कहाँ आई? मूल समस्या आई कि जब हमें पता चला कि जापान दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है और वो जल्दी ही भारत के ऊपर हमला करके कब्जा कर लेगा। तो जापान भारत के ऊपर कब्जा कर लेगा, ये इतनी बड़ी बात कैसे हो रही है? क्यों? क्योंकि हम तो यूं ही गुलाम हैं। मतलब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, जापानियों के गुलाम रहे, इसमें क्या अंतर आ जाएगा? अंतर आता था जापानियों की बर्बर युद्ध नीति के कारण। जापानियों की बर्बर युद्ध नीति, जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा इससे क्या तात्पर्य है? अब जो मैं कहने वाला हूं आपको थोड़ा असंवेदनशील लगेगा, वो आपको थोड़ा असहज करने वाला लगेगा। आपको लगेगा कि सर आप इतनी असंवेदनशील बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं मैं इसमें बहुत ही स्पष्ट हूं। स्पष्टता क्या है? स्पष्टता यह है कि जापानियों को आज दुनिया के अत्यधिक अनुशासनशील, सभ्य, साधारण, समय का अनुपालन करने वाले लोगों के रूप में जाना जाता है। जो उनकी कर्मनिष्ठता है, इसके लिए तो उन्हें पूरी दुनिया में उदाहरण स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। उनके उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी उपमाएं दी जाती हैं। लेकिन आप भरोसा करिए कि जापानियों को इस प्रकार का जापानी बनाने में 2 परमाणु बम लगे हैं। बात असंवेदनशील लग रही होगी, लेकिन सत्यता यही है। जापानियों को इस प्रकार के सभ्य जापानी बनाने में 2 परमाणु बम लगे हैं। जापानी दुनिया के सबसे बर्बर लोग थे, सबसे दुर्दांत लोग थे, असभ्य लोग थे, सीधे सीधे कहूं तो राक्षस थे। जिस प्रकार की बर्बर युद्ध नीतियां अपनाते थे युद्ध के बाद, जिस प्रकार से ये भयावह स्वरूप पैदा करते थे, विनाश करते थे, आप इनकी तुलना राक्षसों से कर सकते हैं। और तब जब अमेरिका ने 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो किसी ने जापान की ओर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। क्यों? लोग तो कहते थे कि 4-5 और गिरा दो, हो तो पूरा आइलैंड उड़ा दो, जापानियों की नस्ल ही खत्म कर दो, क्योंकि ये नस्ल दुनिया में रहने लायक है ही नहीं। इतने अधिक ये बर्बर थे, इतने इतनी अधिक इनको लेकर ये दृष्टिता थी दुनिया में, लोगों के मन में क्रुद्धता थी, लोगों के मन में। वो क्यों थी? जापानियों ने जो बर्बरता दिखाई जब उन्होंने जापान के मंचूरिया को कब्जाया, उन्होंने वियतनाम को कब्जाया, फिलीपींस के ऊपर हमला किया, साउथ ईस्ट एशिया के बाकी के हिस्सों पर जब उन्होंने हमला किया, वो जिस भी क्षेत्र को जीतते थे उसका पूर्ण विनाश कर देते थे। वहां पर उन्हें जो भी पुरुष मिले, उम्र का लिहाज किए बिना उनका गला काट दिया जाता था। व्यापक नरसंहार होता था। व्यापक नरसंहार के बाद महिलाओं के साथ दुराचार किया जाता था। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को दुराचार करके छोड़ दिया जाता था। उन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर गुलाम बना लिया जाता था और उनका लंबे समय तक यौन शोषण किया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें सैनिकों में किसी वस्तु की तरफ बांट दिया जाता था और फिर वो सैनिक सालों साल उनका यौन शोषण करते थे।
ऐसे कई सारी महिलाएं थी जिनको इन जापानियों ने अलग अलग क्षेत्रों से सेक्स स्लेव बनाया और उनका बहुत लंबे समय तक यौन शोषण किया और व्यापक नरसंहार किया। ये जिस भी क्षेत्र में जा रहे थे उस क्षेत्र में तबाही मचा रहे थे। इसलिए ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले जापानी थे। और तब विश्व युद्ध के दौरान जब इनके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया गया तो लोगों ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। और ये कारण था कि भले ही अंग्रेज बहुत बुरे रहे हों, लेकिन यहाँ पर जो भी वो शोषण करते थे उसके लिए कम से कम कानून तो बनाते थे। जापानी तो कानून भी नहीं बनाते थे। और ऐसे जापानी भारत में आने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री बनते हैं जापान की, अब तो रहे नहीं, शिंजो आबे नहीं रहे अब। भारत के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे। लेकिन जब वो जापान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वहां पर और जब उनकी विजिट होती है, नॉट श्योर फिलीपींस या चाइना, जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की कुछ महिलाएं जीवित थी। क्योंकि अभी देखो द्वितीय विश्व युद्ध को लगभग 80 साल बीत चुके हैं, 75 साल बीत चुके हैं। तो बहुत लोग तो उस समय के जीवित नहीं है। कुछ महिलाएं, कुछ 9 महिलाएं उस समय की जीवित थी जिन्हें जापानियों के द्वारा सेक्स स्लेव बनाया गया था। तो वो उनके पास जाते हैं और माफी मांगते हैं जापान की ओर से कि हम वो जापानी नहीं हैं जो उस समय हुआ करते थे। वो उन्हें क्षतिपूर्ति भी देते हैं, कुछ कॉम्पनसेशन भी देते हैं कि हमारे देश के द्वारा आपके लिए बुरा बर्ताव किया गया। बट कहने का मतलब ये है कि जापानी जैसे आज हैं वैसे वो तब नहीं थे। और इसीलिए उनका भारत में आना बहुत खतरनाक था। और उनके भारत में आने को लेकर हमारे मन में काफी भयावह दृष्टि होती थी। हमें ऐसा लगता था हमें ऐसा लगता था कि अगर ये यहाँ पर आए तो बहुत भारी तबाही होगी और इस तबाही से हम किसी भी रूप में बचना चाहते थे। हम किसी भी रूप में इससे बचना चाहते थे। तो हमने फैसला किया कि यहाँ आ क्यों रहे हैं। मतलब जापान का भारत से कोई विशेष लगाव तो है नहीं। हमारे पास एक चुंबक था, या यूं कहें कि एक मैग्नेट, जो अंग्रेजों के लोहे को, जो जापानियों के लोहे को हमारी ओर आकर्षित कर रहा था। और वो ये था अंग्रेजों की उपस्थिति। उन्हें भारतीयों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की जो भारत में उपस्थिति थी उस उपस्थिति वश वो भारत की ओर आकृष्ट हो रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि वो भारत में आए। उसका केवल एक ही विकल्प था कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। अगर हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल पाए तो जापानियों के पास कोई भी लाभ नहीं होगा कि वो भारत में आए, और भारत हम देखेंगे जापानियों का क्या करना है। लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों को यहाँ से निकालना अत्यंत आवश्यक था और इसी के परिणाम स्वरूप हमने यह फैसला किया कि हम उन्हें यहाँ से निकालकर बाहर फेंकेंगे। हम ये भी देखते हैं कि अंग्रेजों का रवैया क्या था। बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों के ऊपर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जापानी कब्जा जमा ले, और जापानी अगर कब्जा जमाएंगे तो उन्हें यहाँ की नावें मिल जाएंगी और इन नावों का इस्तेमाल वो युद्ध में कर सकते हैं। तो जो नौ परिवहन था, अंग्रेजों ने बंगाल और उड़ीसा के नौ परिवहन के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। इसके दो कारण थे, कहीं ये जापानियों के हाथ ना लग जाए, दूसरा वो उसका इस्तेमाल युद्ध में करना चाहते थे। लेकिन वो नौ परिवहन उड़ीसा और बंगाल में कई सारे लोगों के लिए आजीविका का साधन थे। तो उन्होंने इस प्रकार से वहां के लोगों की आजीविका के साधनों को छीन लिया, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल युद्ध में करना चाहते थे। ये तो एक कारण रहा। उनकी खुद की नीतियां भारतीयों को लेकर या फिर किसी भी देश के निवासियों को लेकर अत्यंत भेदभावपूर्ण थी। वो किस प्रकार से थी? जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में जब वो अलग अलग स्थानों पर हारने लगे, मान लीजिए कि मलाया के क्षेत्र में वो हारने लगे, तो जब वो वहां से हारे तो उन्होंने सभी यूरोपीय बस्तियों को खाली करवा लिया, लेकिन वहां के मूल निवासियों को जापानियों की दुर्दांतता, भयावहता के लिए छोड़ दिया गया। उन्हें उनके भाग्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि आपके साथ जापानी जो करें सो करें, आप जानो जापानी जाने। मतलब वो राक्षस थे जो आ रहे थे और उनके लिए निवाले की तरह शिकार करने के लिए छोड़ दिया गया वहां के मूल निवासियों के लिए। जब वो एशिया के देशों में कब्जा जमाने आए तो वो किस भाव के साथ आए थे? वो श्वेत व्यक्ति भार यानी कि व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी के साथ आए थे। और इसका मतलब ये था कि वो अत्यंत सभ्य हैं और वो दुनिया के, एशिया के लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। वो पैटर्नलिज्म का भाव लेकर आए थे। पैटर्नलिज्म का मतलब होता है पितृत्व भाव। मतलब वो पिता स्वरूप थे कि हम आपके लिए पिता स्वरूप हैं और हम आपका भला चाहते हैं। वो इस प्रकार का भाव लेकर आते थे और इसी प्रकार की आडंबर वो करते भी थे। तो अगर आप पितृत्व भाव यानी कि पैटर्नलिज्म के साथ आए हुए हैं इन देशों में, तो आप वहां की जनता को जापानियों की बर्बर नीति के लिए छोड़ क्यों रहे हैं? तो उन्होंने यूरोपियों को तो निकाल लिया उन क्षेत्रों से, लेकिन वहां के मूल निवासियों के साथ क्या होगा इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की। और इससे हमें एकदम स्पष्ट समझ में आने लगा कि भाई ये तो किसी के सगे नहीं है,
ये केवल अपना अपना देख रहे हैं, बाकी वहां के लोगों के साथ क्या होगा इस बात से इन्हें इतना सा मतलब नहीं है। ये बात हमें समझ में आ रही थी। एक अन्य कारण ये और भी बना कि जिस प्रकार से वो वहां से, जैसे मान लीजिए कि जब जापानी आगे की ओर बढ़ने लगे तो वहां के मूल निवासी भी भागना चाहते थे और बाकी यूरोपीय भी भाग रहे हैं। तो जब सभी लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो दो प्रकार की सड़कें थी। एक काली सड़कें, काली सड़कों का जो इस्तेमाल है वो क्षेत्रीय लोग कर रहे थे, और श्वेत सड़कें जिससे यूरोपीय आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार से सड़कों का जो मामला था, मतलब ये नस्ल भेद की जो उनकी नीति थी, इससे अंग्रेजों की छवि को भारी नुकसान पहुंचा। अरे भाई, जान बचा के सब भाग रहे हैं, तुम भी भाग रहे हो और वहां के क्षेत्रीय लोग भी भाग रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए अलग सड़क, उन्हें चाहिए अलग सड़क। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तो इस प्रकार की उनकी नीतियों ने भी जो एशिया में रहने वाले लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं, अनेक प्रकार के असंतोष को जन्म दिया। और इसके परिणाम स्वरूप हम एक बात को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि अंग्रेजों की उपस्थिति भारत के लिए खतरनाक है और इसका एकमात्र ही विकल्प बचा हुआ है कि इन्हें यहां से मारकर भगा दिया जाए। और इन्हें मारकर अगर हमने भगा दिया तो जापानियों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वो आएं और भारत के ऊपर हमला करें। यदि उनके पास कोई कारण नहीं होगा तो वो हमारे ऊपर हमला भी नहीं करेंगे। इस बात की स्पष्टता हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब हमने जब इस बात को समझ लिया तो आइए हम एक बात और समझते हैं। जैसे कि अब इसके बाद ये बात तय हो गई कि इनके विरुद्ध हमें एक व्यापक आंदोलन आरंभ करना है। व्यापक आंदोलन की शुरुआत के लिए कई सारे जो राष्ट्रीय नेता थे वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाते हैं। ये बैठक बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में बुलाई गई, और बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में ये जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक बुलाई गई है 8 अगस्त 1942 को। तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास कर दिया गया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास करते ही कुछ नीतियां एकदम स्पष्ट कर दी गई कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हम एकदम स्पष्टतया ये चाहते हैं कि अंग्रेज तत्काल प्रभाव से भारत को छोड़ें और अपने देश की ओर प्रस्थान कर जाएं। वो तुरंत तत्काल प्रभाव से भारत को छोड़कर निकले। दूसरा, यह भी घोषणा कर दी गई कि भारत सभी प्रकार की शक्तियों जैसे कि फासीवाद या साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और हम देख लेंगे कि जापान का क्या करना है, जर्मनी का क्या करना है। हम खुद समझ लेंगे। यह भी कहा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद थोड़े समय के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ होगा और गांधी जी को यहां पर संघर्ष के नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी को संघर्ष का नेता मान लिया गया। अब इस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई और आंदोलन को लॉन्च करने की तैयारी कर ली गई। और जब आंदोलन को लॉन्च करने के लिए तारीख तय की गई 8 अगस्त 1942, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है। स्पष्ट प्रश्न था कि इस तारीख को क्या हुआ था। इस तारीख को आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। आसान प्रश्न था क्योंकि बाकी के जो विकल्प थे वो इसके आसपास भी नहीं थे, तो आसानी से इस टॉपिक को आइडेंटिफाई किया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि उन्हें क्या करना, क्या है, उन्हें क्या करना है। ग्वालियर टैंक की बैठक के दौरान ही गांधी जी ने कुछ निर्देश तैयार किए, क्योंकि ये बात स्पष्ट थी कि अंग्रेज युद्ध की स्थिति में हैं, वो किसी भी प्रकार से आंदोलन को आगे तो बढ़ने देंगे नहीं। इस बात की पर्याप्त शंकाएं थी कि तुरंत ही जो महत्वपूर्ण नेतृत्व करता है, नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में भर दिया जाएगा। और अगर ऐसा किया गया तो आखिर ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, इस बात को लेकर एकदम स्पष्टता थी। और जब इस बात को लेकर स्पष्टता थी तो ये बात तय किया गया कि आखिर क्या किया जाए, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। तो हमने क्या देखा कि गांधी जी ने कुछ निर्देश तैयार किए। हालांकि जो निर्देश तैयार किए गए उन्हें सार्वजनिक तो बाद में किया गया, लेकिन ग्वालियर टैंक की बैठक के दौरान ही इस प्रकार के सभी निर्देश तैयार कर लिए गए थे। निर्देश एकदम स्पष्ट थे। सरकारी सेवकों को यह कहा गया कि भाई साहब, आप लोग अपनी नौकरियां मत छोड़िए, लेकिन आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी निष्ठा अंग्रेजों के लिए नहीं है बल्कि आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए है। आपकी निष्ठा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए है, ये बात आप स्पष्ट कर दीजिए। दूसरी बात आप ये स्पष्ट कर दीजिए, उन्होंने सैनिकों को कहा कि आप लोगों को भी नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये बात स्पष्ट कर दीजिए कि आप अपने सहयोगियों और भारतीय सैनिकों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, चाहे ये आदेश आपके उच्च अधिकारियों की ओर से ही क्यों ना आए। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने ये कहा कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है और आपको लगता है कि मामला बन जाएगा, तो अपने स्कूल्स या कॉलेजेस को छोड़ दीजिए। उन्होंने किसानों के लिए कहा कि अगर आपके आसपास के जो जमींदार बंधु हैं वो अंग्रेजों के विरोधी हैं और जन आंदोलन के समर्थक हैं, तो जो आपसी सहमति से कर बनता है वो उन्हें अदा करिए। लेकिन अगर वो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी हैं,
आंदोलन के विरोधी हैं तो उनको किसी भी प्रकार का कर अदा मत करिए। इस प्रकार के निर्देश कांग्रेस की ओर से स्पष्ट दे दिए गए थे। ये भी राजे महाराजों को कहा गया कि देखिए आप लोग आंदोलन का समर्थन करिए और आप अपने आप को भारतीय जो संघ है उसका हिस्सा मान लीजिए और अपने यहाँ जो लोग हैं उनकी संप्रभुता को स्वीकार कर लीजिए। राजे महाराजों को निर्देश दिया गया। देसी रियासत के लोगों से यह कहा गया कि अगर आपके राजा जन आंदोलन के समर्थक हैं और अंग्रेजों के विरोधी हैं तो आप उनको सहयोग दें, उनके साथ मिलकर कार्य करें। लेकिन यदि वो अंग्रेजों के सहयोगी हैं, अंग्रेजों के विरोधी नहीं है, अगर मैंने पहले सहयोगी बोला हो तो आप विरोधी समझ गए होंगे कि अगर वो अंग्रेजों के विरोधी नहीं है, उनके सहयोगी हैं, तो आप इन राजे महाराजों का विरोध करें। ये बात भी कह दिया गया। गांधी जी एक बड़ी ही स्पष्ट सी बात कहते हैं। गांधी जी एक बड़ी ही स्पष्ट सी बात कहते हैं और वो क्या था? वो लोगों से कहते हैं एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, एक मंत्र है छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूं। आप उसे अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। आप प्रत्येक सांस द्वारा उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है, करो या मरो। स्पष्ट है, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में जान दे देंगे। अपनी गुलामी को, स्थायित्वता को देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी ने यह स्लोगन रेस किया, करो या मरो। ये उनके विचारों में एक डिपार्चर है, एक बदलाव है। करो या मरो। गांधी यहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं जब 5 तारीख को इस आंदोलन के शुरू होने के 3 दिन पहले, जब वो ये अपना स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट में वो साफ कहते हैं कि मुझे इस बात का भरोसा है कि आप लोग अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप क्या रास्ता चुनेंगे। अगर आपने हिंसा का उपयोग किया भी तो मैं डिगूंगा नहीं, इस आंदोलन को जारी रखूंगा। मतलब स्पष्ट निर्देश था कि यदि चौरी चौरा कांड जैसी कोई घटना घटित हो भी जाए तो आंदोलन रोका नहीं जाएगा, वरन ये चलता रहेगा। गांधी जी के विचारों में ये बहुत बड़ा बदलाव है। गांधी जो हमेशा से अहिंसा के समर्थक रहे, उन्होंने यहां पर आकर ना जाने क्यों हिंसा के मार्ग को अपना समर्थन दे दिया। ऐसा क्यों हुआ ये समझ ना आया। लेकिन आपको ये समझना होगा, गांधी जिन्हें हमेशा से एक आदर्शवादी व्यक्ति के तौर पर देखा गया, गांधी अपने विचारों में अत्यंत व्यावहारिक थे। गांधी को समझने के लिए गांधी को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तब आपको यह स्पष्टता मिलती है। गांधी ने अहिंसा का उपयोग हमेशा एक तंत्र के तौर पर किया और उन्होंने हमेशा हिंसा और अहिंसा को तोला और जो भारी पड़ा उसका उपयोग किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में आप ये पाएंगे कि जब गांधी जी हिंसा और अहिंसा को आपस में तोलते हैं तो अहिंसा भारी पड़ती है। अहिंसा भारी पड़ती है। अहिंसा के भारी पड़ने का कारण क्या था? क्योंकि यदि हम आंदोलन में हिंसा करते हैं तो अंग्रेज प्रतिहिंसा करेंगे और अंग्रेजों के पास जो हिंसा करने की क्षमता है वो भारतीयों की तुलना में कई गुना अधिक है। तो जो तुलनात्मक हानि होगी हमें वो बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए अहिंसा एक अच्छा मार्ग था, हिंसा नहीं। लेकिन जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हम पहुंचे और वहां पर गांधी ने हिंसा और अहिंसा को आपस में तोला तो हिंसा भारी पड़ी। हिंसा भारी क्यों पड़ी? हिंसा भारी इसलिए पड़ी क्योंकि जापानी यहां आने वाले हैं। अगर हमने अहिंसा का उपयोग किया और हमारा आंदोलन अहिंसा की वजह से असफल हुआ और बाद में जापानी आए और वो जो हिंसा करेंगे वो अत्यंत दुर्दांत होगी। इस हिंसा से अगर हमें बचना है तो हमें इस अहिंसा के मार्ग को छोड़ना होगा। हमें हिंसा का उपयोग करके अंग्रेजों को यहां से भगाना होगा। गांधी ने हिंसा और अहिंसा के बीच जब तुलना की तो हिंसा भारी पड़ी और यही कारण है कि गांधी ने अपने विचारों में यहां पर एक प्रकार से बदलाव किया। उन्होंने यहां पर अपने विचारों में एक प्रकार से बदलाव किया और उन्होंने यहां पर जो बदलाव किया है, उन्होंने यहां पर अपने विचारों में जो बदलाव किया है वो बदलाव किस प्रकार का रहा? वो बदलाव किस प्रकार का रहा? उन्होंने कहा कि आप हिंसा कर सकते हैं। यह संकेत मात्र भी काफी था कि भारत में यह आंदोलन बहुत ही उग्र हुआ। एक व्यावहारिक व्यक्ति जानता है कि उसे अपने आदर्शों को कब छोड़ना है, अपनी प्रतिज्ञाओं को कब तोड़ना है। आपकी व्यावहारिकता, आपकी समझ ही इस बात का द्योतक है। अगर आप अपने आदर्शों को किस समय पर छोड़ना है
अपनी प्रतिज्ञाओं को किस समय पर तोड़ना है ये जानते हैं तो आप एक व्यावहारिक व्यक्ति हैं। यहां पर हम महाभारत के दो चरित्रों की तुलना कर सकते हैं। महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हैं भीष्म पितामह, और महाभारत के केंद्र बिंदु हैं भगवान श्री कृष्ण। दोनों चरित्रों में आपको एक बात स्पष्ट मिलेगी कि दोनों ने एक एक प्रतिज्ञा की थी। एक व्यक्ति अत्यंत आदर्शवादी थे और वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं है, जबकि एक व्यक्ति को यह पता है कि अपनी प्रतिज्ञा को कब तोड़ना है या छोड़ना है। यदि हम बात करें भीष्म पितामह की, तो भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के सत्ता या सिंहासन की सेवा करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, और उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा का निर्वहन तब भी किया जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था। उस सभा में उपस्थित लोगों में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भीष्म पितामह थे। यदि वे अपना तीर और धनुष उठा लेते तो उस पूरी सभा में उन्हें हरा पाए ऐसा कोई नहीं था, और द्रौपदी का चीरहरण नहीं किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने एक स्त्री के सम्मान से ऊपर रखा खुद की प्रतिज्ञा को। ऐसे मुट्ठियां भींचते रहने से थोड़ी बात बनेगी। एकदम परफेक्ट टाइम था, एकदम सही समय था कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते, कि वो इस प्रकार का अनर्थ अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शायद भीष्म हमारे लिए पूजनीय होते, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहे, और यही कारण है कि भीष्म को एक महान योद्धा के तौर पर तो स्वीकार किया गया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर नहीं जो पूजनीय हो। वहीं भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत के युद्ध में इस बात का आश्वासन देते हैं, इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो हथियार या अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन महाभारत के युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह ने नरसंहार शुरू किया और पांडवों की सेना पत्तों की तरह ढहने लगी, और जब वो अर्जुन को आदेश देते हैं और कहते हैं कि भीष्म पितामह को मारो, चाहे इसके लिए तुम्हें शिखंडी को ही सामने क्यों ना खड़ा करना पड़े, और अर्जुन इस चीज के लिए झिझक रहे थे, तब भीष्म पितामह को रोकने के लिए वो खुद रथ का पहिया उठा लेते हैं और उनकी ओर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी प्रतिज्ञाएं कब तोड़नी है। आप अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे रहकर उन्हें अंतिम समय तक निर्वाहित करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपको व्यावहारिक होना चाहिए, और शायद यही कारण है कि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और भीष्म पितामह की नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह को नहीं पता था कि उन्हें उनकी प्रतिज्ञाएं कब तोड़नी है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण की और गांधी की कोई तुलना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, ईश्वर हैं, और महात्मा गांधी एक साधारण से मनुष्य। हाँ, व्यावहारिकताओं की तुलना अवश्य की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्यावहारिक थे अपने विचारों में, अपनी कार्यपद्धति में, और गांधी भी व्यावहारिक थे। तो व्यक्तित्व की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भगवान है और ये इंसान है। तो व्यक्तित्व की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन व्यावहारिकता की तुलना हो सकती है। भाई, हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आत्मसात करने का प्रयास करता है। हम सभी कोशिश करते हैं कि उनके चरित्र की कोई एक बात भी हम आत्मसात कर लें तो शायद हमारा जीवन बेहतर हो जाए। तो आप देखेंगे तो उनके चरित्र का एक गुण आपको गांधी में मिल जाएगा, और वो है व्यावहारिकता। गांधी समझते थे कि आदर्शों को कब छोड़ना है और गांधी ने आदर्शों को छोड़ दिया। करो या मरो के नारे के साथ उन्होंने व्यावहारिकता दिखाई इस राष्ट्रीय आंदोलन में, और अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसे आंदोलन को तैयार किया जिसमें उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि आंदोलन अहिंसक ही रहेगा। यहां पर हम क्या पाते हैं कि आंदोलन बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ा। यद्यपि अंग्रेज इस आंदोलन को लेकर पूर्ण रूप से तैयार थे, आंदोलन शुरू हुआ उसके अगले ही दिन गांधी समेत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को 9 अगस्त को सुबह 5 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। मैं आपको बता देता हूं, अहमदनगर के किले में लेकर गए थे, केंद्र से अत्यंत दूर, ताकि वहां पर उन्हें कन्फाइन करके रखा जा सके। लेकिन जो आग उन्होंने लगा दी थी, जो चिंगारी उन्होंने भड़का दी थी, उसे रोक पाना संभव नहीं था। आंदोलन अत्यंत तीव्रता के साथ आगे बढ़ा, और आंदोलन की जो तीव्रता है
इसमें आप देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के वो कार्य करते हैं, उसमें लगातार ये वातावरण प्रसारित होता चला जाता है। अंग्रेजों ने तत्काल प्रभाव से 9 अगस्त को सुबह 5 बजे ही सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जन विद्रोह तैयार हो चुका था और अब इसे रोक पाना संभव नहीं था। यह आंदोलन बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ता है। सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण होते हैं। सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए, रेल की पटरियों को उखाड़ दिया, तार और टेलीग्राफ या टेलीफोन की लाइनों को काट दिया गया। शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने हड़तालें कर दी। छात्रों के द्वारा जुलूस निकाले गए, गैर कानूनी पर्चे लिखे गए, जगह जगह उन्हें बांटा गया और भूमिगत कार्यकर्ताओं ने जो छात्र थे वो उनके लिए संदेश वाहकों का कार्य करते हैं। अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर, पूना, यहाँ पर तो मजदूरों ने बहुत ही व्यापक हड़तालें कर दी और ये जो आंदोलन अपना विकराल स्वरूप लेता चला गया, इसे रोक पाना अब अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि इस आंदोलन के केंद्र में अब गांधी नहीं थे, बल्कि गांधी के निर्देश थे। अब इस आंदोलन को गांधी की आवश्यकता नहीं थी। ये आंदोलन स्वयं स्फूर्तिक था। ये आंदोलन जानता था कि उसे खुद को कैसे संचालित करना है। तो इस आंदोलन को उसकी रूपरेखा, उसका स्वरूप, उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छी तरीके से पता था। ठीक है, 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो स्वरूप है ये अत्यंत विस्तारित हो चुका है। ये स्वरूप अत्यंत विस्तारित हो चुका है और जो अत्यंत विस्तारित स्वरूप है ये बहुत ही अधिक तीव्र है, बहुत अधिक तीव्र है। इस आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। मैं स्पष्ट कहूं तो ये विशेषता ना तो आपको स्वदेशी आंदोलन, न असहयोग आंदोलन और ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को मिलेगी। यदि आप तुलना करते हैं इन आंदोलनों की, तो इन 2 चीजों के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और ये 2 मूल तत्व कौन से हैं, अगर मैं स्पष्ट होकर बताऊं तो सबसे पहला है भूमिगत गतिविधि। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियों का आरंभ किया, उसके बाद खुलकर अंग्रेजों का विरोध कर पाना संभव नहीं था। तो स्पष्ट विकल्प क्या है? छुपिए और छुपकर अंग्रेजों के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही का प्रयास करिए। तो आप क्या पाते हैं? समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, आपको याद होगा ना, जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देते हैं त्रिपुरी क्राइसिस के बाद, तो अलग संगठन बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके सदस्य गांधी जी के आश्रम के अनुयायी और क्रांतिकारी, ये भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से इस पूरे आंदोलन के कार्यक्रम को संचालित करते हैं। यहाँ पर बंबई, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली इन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बने। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुनारिक, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, आरपी गोयंका, ये सभी लोग भूमिगत गतिविधियों को संचालित करने वाले अग्रणी नेताओं में शामिल रहे। एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर विशेष रूप से लिया जाना चाहिए और वो है उषा मेहता का। उषा मेहता ने यहाँ पर भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। रेडियो स्टेशन जिसे राष्ट्रीय संदेशों को संचारित करने के लिए उपयोग में लाया गया। हाल फिलहाल में उषा मेहता जी के ऊपर एक मूवी बनाई गई। मूवी का नाम है ऐ वतन मेरे वतन। इसमें उषा मेहता जी का किरदार निभाती हैं सारा अली खान जी। इस मूवी में आपको राम मनोहर लोहिया जी का चरित्र भी देखने को मिलेगा, जिसे निभाया है इमरान हाशमी जी ने। इस मूवी में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि एक रेडियो को स्टैब्लिश करना कितना मुश्किल काम है। उसके लिए आपको उपकरण चाहिए और इंजीनियरिंग की दक्षता भी चाहिए, अभियंता होने की दक्षता भी चाहिए। उसके बाद पकड़े जाने का खतरा होगा, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच किया जा सकता है। और कितनी मुश्किलों का सामना करके इस रेडियो को संचालित किया गया, इसके क्या लाभ हुए, कैसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास का संचार हुआ इस अंडरग्राउंड रेडियो की वजह से। बाद में उषा मेहता पकड़ी जाती हैं, 4 साल की सजा भी सुनाई जाती है। यद्यपि मूवी तो बहुत अच्छी नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से इतिहास से संबंधित मूवीज तो मैं देख ही लेता हूँ कम से कम,
मूवी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब और बेहतर इस मूवी को बनाया जा सकता था, उतना अच्छा इसे नहीं बनाया जा सका। शायद कहानी इतनी बड़ी नहीं थी, तो खींचने के लिए उनके पिताजी के साथ उनका कन्फ्रंटेशन एंड ऑल दिखाने की कोशिश की गई। एक इमोशनल एंगल डालने का प्रयास किया गया, वो एंगल उतना अच्छा बन नहीं पाया। तो वो एंगल उतना बढ़िया बना नहीं। जैसे मैंने अगर आपको एक मूवी रिकमेंड की हो ना की हो, महाराज मूवी जो बनाई गई थोड़े समय पहले ही नेटफ्लिक्स पर वो मूवी आई, और वो मूवी जो है वो महाराष्ट्र में एक परंपरा के ऊपर रही, रूढ़िवादी परंपरा के ऊपर चरण पूजा, जहां पर महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था। वैष्णवाइज सेक्ट में जो महंत हुआ करते थे वो चरण पूजा के नाम पर महिलाओं का शोषण करते थे। तो उसमें किशन दास जी की पूरी कहानी है, बहुत प्यारी बनाई गई है उस मूवी को, बहुत बढ़िया तरीके से, इंगेजिंग तरीके से उस मूवी को बनाया गया है। तो महाराज मूवी में जिस प्रकार से चरण पूजा और किशन दास जी की कहानी को बताया गया है, एक ऐतिहासिक मूवी है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। हाँ, उषा मेहता जी के ऊपर वो मूवी उतनी अच्छी नहीं बनाई जा सकी, लेकिन फिर भी आपको एक चारित्रिक इमेजिनेशन तो आपको मिल ही जाती है उस मूवी से। तो काफी, मतलब आपको उषा मेहता जी का कम से कम किरदार तो समझ में आ जाएगा, उनका योगदान तो समझ में आ ही जाएगा उस मूवी से। भूमिगत गतिविधियों में जो लोग थे उन्हें काफी अच्छा सहयोग मिला, उन्हें हथियार और गोला बारूद भी मिलता रहा। आंदोलनकारियों का एकदम स्पष्ट उद्देश्य ये होता था, सरकारी भवन हो, संचार या यातायात के माध्यम हो, या सरकारी प्रतिष्ठान हो, वहां पे हमला करिए। कोई सरकार का समर्थक है, आंदोलनकारियों के विरोध में कार्यवाही कर रहा है, उसे एलिमिनेट करिए, जान से मार दीजिए। स्पष्ट कार्य पद्धति है। यहाँ पर जो भी भूमिगत गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनके बारे में यदि मैं बात करूं तो चलिए, ये तो उनकी बातें हो गई। जैसे कि मैंने कहा, एक मुख्य विशेषता रही यहाँ पर भूमिगत गतिविधियां, वैसे ही एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलेगी, और वो विशेषता क्या है? वो विशेषता है समानांतर सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही समानांतर सरकार। कई सारे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना कर दी गई, जैसे कि बलिया। बलिया में 1942 में एक सप्ताह के लिए ही, लेकिन जो चित्तू पांडे थे उनके नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई। उनकी सरकार में जो स्थानीय जिलाधिकारी थे उनसे सभी अधिकार छीन लिए गए, और जेल में बंद जो भी कांग्रेस के नेता थे उन्हें आजाद कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते के लिए ही था, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि ये एक विशेष चरित्र है। ना तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में और ना ही असहयोग आंदोलन में ऐसा हुआ कि किसी क्षेत्र को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से आजाद करवा लिया गया हो, और वहां पर आजाद करवा के उस क्षेत्र पर अपनी सरकार को बना लिया गया हो, जो कि एक राष्ट्रवादी सरकार हो। लेकिन यहां ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यू फाइंड दिस कैरेक्टरिस्टिक हियर, बिकॉज revolutionaries or the people involved in movement are much confident and powerful in in the stage or on the stance. So you can feel it here. You can feel it here. तमलुक, मिदनापुर, यानी कि पश्चिम बंगाल, 1942 के दिसंबर से 1944 के सितंबर तक लगभग 1.5 साल, आप क्या पा रहे हैं? 1.5 साल से ज्यादा एक जातीय सरकार का गठन किया गया। यहां पर जो समानांतर सरकार बनी है उसे नाम दिया गया है जातीय सरकार। जातीय सरकार जो अंग्रेजों की सत्ता से उस पूरे क्षेत्र को आजाद करवाती है, वो तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करती है। स्कूलों को अनुदान दिए जाते हैं, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा जाता है, और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया जाता है। एक प्रकार का वॉलंटरी ग्रुप था जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद कर रहा था। तो ये तो देखिए तमलुक की सरकार हुई। फिर आती है सतारा। सतारा में 1943 से लेकर मध्य 1945 तक लगभग 200 साल नहीं, 2 साल लगभग 2 साल तक यहाँ पर एक सरकार बनी, और इसे प्रति सरकार कहा गया। यहाँ पर वाई बी चौहान और नाना पाटिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के कार्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई, न्यायदान मंडल बने जो जन अदालतों का कार्य करते हैं, शराबबंदी अभियान चला, गांधी विवाहों का आयोजन किया गया। गांधी विवाहों से मेरा तात्पर्य बिना पंप एंड शो, बिना दिखावे के किए जाने वाले विवाहों से है। साधारण तरीके से, स्पष्ट तरीके से जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको पूरा करते हुए विवाहों को संचालित कर लेना। ये नहीं कि हाँ 200 लोगों 500 लोगों की बारात लेके जा रहे हैं, ड्रम पीट रहे हैं और विवाह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता और समर्थन देने में पीछे नहीं रहा। हम देखते हैं कि उद्योगपति अनुदान देते हैं, प्रश्रय देते हैं, अन्य वस्तुओं के रूप में सहयोग देते हैं, छात्र संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, सामान्य ग्रामीण सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचनाएं देने से इनकार करते हैं। ट्रेन चालक जो ट्रेन के लोको पायलट होते हैं, वो बम, वो बाकी की जो वस्तुएं हैं वो ले जाकर आंदोलनकारियों को पहुंचाते हैं। पुलिस और सरकारी अधिकारियों में सभी ने आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग दिया।
स्पष्ट कहूं तो एक नया चरित्र आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने जो भारतीय लोगों की निष्ठा थी उसे लगभग खो दिया, क्योंकि भारतीयों को अब समझ में आ चुका है कि बाहरी लोग हैं और हमारे लिए शोषणकारी हैं, हमें इनके प्रति निष्ठा दिखा के कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमें जन आंदोलन को निष्ठा दिखानी होगी ताकि हम अपने देश को आजाद करवाकर अपनी खुद की सरकार प्राप्त कर सकें। और अब वो उसके लिए प्रयासरत हैं। आंदोलन में जनता की भागीदारी की अगर आप बात करो ना, तो जो युवक थे यानी कि युवा लोग, वो स्कूल और कॉलेज में जो छात्र थे, स्कूल और कॉलेज के जो छात्र हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की बात करें तो स्कूल और कॉलेज की जो छात्राएं थी वो आंदोलन में सक्रियता से भाग लेती हैं। अन्य महिलाओं में औरा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता, जिनका नाम हम मुख्य रूप से ले लेते हैं ना। अब किसानों की बात करें तो ये तो आंदोलन की जान थे। आंदोलन की जान किसान, किसान केंद्र में थे। उन्होंने इस पूरे आंदोलन का व्यापक स्वरूप प्राप्त किया। किसान अमीर हो गरीब हो, सभी ने आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी दिखाई। हम देखते हैं कि जमींदार भी इसमें शामिल हुए। विशेष रूप से नाम लिया जाता है दरभंगा के राजा का। दरभंगा के राजा बहुत बड़े जमींदार भी थे, वो इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। हम देखते हैं कि किसान, ये एक नया चरित्र आपको देखने को मिलेगा कि जहां आप देखोगे कि असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने अपनी नाराजगी जमींदारों के प्रति भी दिखाई और उनके ऊपर भी हमले किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन में आपको किसी भी प्रकार से जो जमींदारों के ऊपर हमले हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे अभी तक मैं आपको 4 चरित्र तो बता चुका हूं। समानांतर सरकारों का बनना, भूमिगत गतिविधियों का बनना, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा का खत्म हो जाना और जमींदारों के प्रति किसी भी प्रकार के हमले का ना होना। ऐसे में बारी-बारी से आपको इस आंदोलन का चरित्र भी बताता जा रहा हूं। ठीक है? तो आपने देखा कि किसी भी प्रकार की हिंसा उनके विरुद्ध नहीं हो रही है। बंगाल में मिदनापुर, बिहार, महाराष्ट्र में सतारा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और यूपी में किसानों की गतिविधियों में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये गतिविधियां यहाँ पर विकसित हो रही हैं। हम देखते हैं सरकारी अधिकारियों को। प्रशासन और पुलिस के निचले तबके के जो अधिकारी थे उन्होंने आंदोलन में बहुत सहयोग दिया। सरकारी इस तबके के जो सरकारी अधिकारी थे वो सरकार की ओर से अपनी निष्ठा खो देते हैं और वो सरकार को अपनी निष्ठा देना बंद कर देते हैं। मुसलमान, वैसे तो देखिए मुसलमानों का यहाँ पर कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। कारण स्पष्ट था, मुस्लिम लीग अंग्रेजों का सहयोग दे रही थी क्योंकि उन्हें अपेक्षा थी कि अंग्रेज उन्हें पाकिस्तान देंगे। वो उन्हें मिला भी, लेकिन फिर भी भूमिगत आंदोलनकारियों को इन्होंने प्रश्रय प्रदान किया। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। भले ही वो खुलकर, चूंकि मुस्लिम लीग का ये कहना था कि हमें आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना है, तो भाई स्पष्ट तौर पर कोई खुलकर सामने नहीं आया आंदोलन में, लेकिन फिर भी मुसलमान व्यक्तिगत तौर पर जो समर्थन आंदोलन को दे सकते थे वो उन्होंने दिया। कम्युनिस्ट, इनका निर्णय आंदोलन के बहिष्कार का था, क्योंकि हमने क्या पाया कि रूस, जो कि एक कम्युनिस्ट सरकार वाला देश है, वो यहाँ पर अंग्रेजों को समर्थन दे रहा है। तो अगर कम्युनिस्ट सरकार वाला देश रूस अंग्रेजों को समर्थन दे रहा है, तो भारत के साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट भी उनको समर्थन देंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट चला करता था तब जिसे कहा जाता था कम्युनिस्ट सॉलिडारिटी। कम्युनिस्ट सॉलिडारिटी मतलब कम्युनिस्ट बंधुत्व, और कम्युनिस्ट बंधुत्व का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई। दुनिया का कहीं का कोई भी कम्युनिस्ट हो वो भाई है आपका, अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो। अगर रूस कम्युनिस्ट है और वो अंग्रेजों को समर्थन दे रहा है, तो भारत के कम्युनिस्ट भी अंग्रेजों को समर्थन देंगे। यही एंगल है कम्युनिस्ट सॉलिडारिटी या कम्युनिस्ट या साम्यवादी बंधुत्व की भावना का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर इन्होंने आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों को समर्थन दिया। यद्यपि कई सारे जो कम्युनिस्ट हैं वो इस आंदोलन में भाग लेते हैं। देसी रियासतों ने का जो सहयोग था वो बहुत सामान्य था। ये खुलकर सामने नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि आंदोलन सफल होगा तो इनकी सत्ता जाएगी, तो ये भला खुलकर सामने क्यों आएंगे। ये बात तो बहुत ही सामान्य और स्पष्ट सी बात है ना। सो आप यहाँ पर देखिए सरकार के दमन का स्तर क्या रहा। आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया और आंदोलन को पूर्ण रूप से कुचल देने की नीति अपनाई गई। मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया, लेकिन सरकार की दमनात्मक कार्रवाई गंभीर थी। प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज बहुत निर्दयतापूर्वक किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां भी बरसाई गई। इस आंदोलन में लगभग 10,000 लोग मारे गए। ध्यान रहे, भारत छोड़ो आंदोलन में 10,000 आंदोलनकारियों ने अपनी जान दी थी। तो इस आंदोलन को ऐसे तो मत लीजिएगा कि हाँ बस बिना किसी कार्यवाही के। गांधी जी के आंदोलनों में लोग सामान्यतया नहीं मारे जाते थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में लोग मारे गए थे क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया था और ये उसकी कीमत थी जो हमें चुकानी ही थी। सरकार ने प्रेस के ऊपर हमला बोला, कई समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाई गई, कई शहरों को अपने नियंत्रण में सरकार ने लिया। पुलिस और गुप्तचर साम्राज्य
को वापस से प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए और लोगों के ऊपर सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए। इस प्रकार के दमन की कार्रवाई की जाने लगी। इस आंदोलन का अगर हम मूल्यांकन करें तो हम क्या पाएंगे? यदि हम इस आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे तो हमें मूल्यांकन स्वरूप क्या मिलेगा? भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र क्या थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। छात्र, मजदूर, कृषक, ये तीन ऐसा समूह था। छात्र, मजदूर और कृषक, ये इस आंदोलन की रीढ़ थे। उच्च वर्ग और नौकरशाह ये आंदोलन में तटस्थ रहे। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि अब राष्ट्रवाद की भावना बहुत गहरी हो चुकी है। यह बात भी स्पष्ट हो गई कि अब अंग्रेज भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो मरने को तैयार हैं और 10,000 लोगों ने तो अपनी जान दे भी दी है। इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहां पर कोई बहुत बड़ा नेतृत्व नहीं था। बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो छोटे नेताओं ने आंदोलन को संभाला और लोगों ने उनका अनुपालन भी किया। तो ये जो नेता थे ये आंदोलन को आगे लेकर जा रहे थे। असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन दोनों में ही स्वतः स्फूर्तता का तत्व था, लेकिन इस आंदोलन में ज्यादा था। गांधीवादी जन आंदोलन में शीर्ष नेतृत्व अक्सर एलिमिनेट कर दिया जाता था, तो बाकी लोग जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्यकर्ता होते थे उन्हीं का अनुपालन करते थे। हालांकि जो नेतृत्व था इस आंदोलन को वो छेड़ नहीं पाता है, वो केवल इसकी घोषणा ही कर पाते हैं। लेकिन गांधी जी ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन करके आंदोलन स्वयं ही चलता रहा। कांग्रेस भी सैद्धांतिक, राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर इस संघर्ष की काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी और इसीलिए वो सफल भी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अब भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग को पूरी तरीके से नकार दिया गया और अब हम सिर्फ एक ही बात कर रहे थे और वो बात थी हमको आजादी चाहिए। दो निकलो, सिर्फ यही बात अब हम कर रहे थे। आंदोलन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व और भारतीय कभी भी इस बारे में नरम नहीं पड़े। हमको आजादी चाहिए मतलब चाहिए। इस आंदोलन में जो जन सामान्य की भागीदारी थी वो अत्यंत हाई लेवल की थी। लोगों ने बहुत अधिक साहस और राष्ट्रवादिता का परिचय दिया। लोगों ने अपनी जान भी दी। उन्होंने प्रताड़ना सही जो बर्बर और अमानवीय था, लेकिन संघर्ष को छोड़ा नहीं। आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने खूब बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। समर्थन और सहयोग बहुत भारी रहा। गांधी जी यद्यपि जेल में थे, लेकिन गांधी जी जेल में बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। गांधी जी ने सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, जो सरकार दमन और हिंसा कर रही थी उसका विरोध करने के लिए 21 दिनों का उपवास अनाउंस कर दिया। 1943 में वो 21 दिनों के उपवास पे बैठ गए। अंग्रेजों को लग रहा था ये आदमी मर जाता तो सही है। उनको लगा ये उपवास करे, मर वर जाए, हमारा कांटा निकल जाए। लेकिन वो मरे नहीं है। वो इतनी आसान हड्डी वाले आदमी नहीं थे कि ऐसे मर जाएंगे। 21 दिन तो कुछ होता नहीं है। वो 21 दिन के उपवास से तो नहीं मरे। गांधी जी के उपवास की खबर जैसे ही देश में फैली, पूरे देश में प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस ये सब आयोजित होने लगे। विदेशों में भी गांधी जी के उपवास की खबर बहुत तेजी से फैली और सरकार की बड़ी आलोचना होने लगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी के उपवास के बड़े फायदे हुए, जैसे कि जनता का मनोबल बढ़ा। होने लगा गांधी जी हमारे लिए अभी जेल में बैठे हैं, भाई मरे थोड़ी हैं, वो हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं। ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और तेज हो गई। राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर मिला और सरकार की सर्वोच्चता और दंभ की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया कि सरकार जो है वो अपने आप को अभी भी सबसे ऊंचा मानती है। गांधी जी किसी भी प्रकार का समझौता सरकार उनसे करना नहीं चाहती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन गांधी जी इतनी आसानी से मरने वाले थोड़ी थे। कितने आराम से मर जाएंगे फिर क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आंदोलन इस प्रकार से धीमे धीमे समाप्त हो गया। जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव था। इसके जो प्रभाव का मैं और अधिक उल्लेख करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर उस समय जो वायसरॉय हुआ करते थे वो वेवेल थे और वेवेल एक पत्र लिखते हैं चर्चिल को, जिसमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि एक बार ये आंदोलन खत्म हो, उसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हो, हम भारतीयों को बलपूर्वक नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए हमें उनके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।
ये तो पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया। होपफुली आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है आजाद हिंद फौज। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे आजाद हिंद फौज के बारे में। तो सुनते हैं ये कहानी आजाद हिंद फौज की कैसी रही, जिसे आप लोग INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी भी कह सकते हैं। आईएनए को लेकर ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, पहले आप उसे समझने की कोशिश करिए। इसका एक आइडिया अपने दिमाग में लीजिए, वो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा है तो ब्रिटेन की ओर से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कई सारे इंडियन सोल्जर्स हैं। इनकी संख्या लाखों में है। मतलब आप रफ आइडिया ले सकते हैं कि 3 से 4 लाख भारतीय सैनिक हैं जो अलग अलग फ्रंट पर ब्रिटिश आर्मी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। इन सोल्जर्स को लड़वाया जा रहा है। ये सोल्जर्स यूरोप में भी लड़ाई जाके लड़ रहे हैं। ये सोल्जर्स दक्षिण पूर्व एशिया में भी जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि जब यूरोप में ब्रिटेन हारता है और ब्रिटेन की आर्मी सरेंडर करती है, आत्मसमर्पण करती है, तो कई सारे भारतीय सैनिक जर्मनी के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। यूरोपीय सैनिक भी बंदी बना लिए जाते हैं और भारतीय सैनिक भी बंदी बना लिए जाते हैं। बिल्कुल उसी रूप में जब दक्षिण पूर्व एशिया में यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जब ब्रिटेन हारता है और ब्रिटेन की सेना आत्मसमर्पण करती है, तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वहां पर बंदी बनाए गए। अब हमने क्या पाया कि यूरोप में भी भारतीय सैनिक बंदी हैं और भारत में भी साउथ ईस्ट एशिया में भी, जापान के पास भी भारतीय सैनिक बंदी हैं। अब ये जो बंदी सैनिक हैं, इनका क्या करते हैं ये दुश्मन देश, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये बंदी सैनिक वास्तव में एक तरीके की लाइबिलिटी है उन देशों के ऊपर जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया है, क्योंकि आपको इन्हें गिरी से गिरी हालत में खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। दूसरा, इनकी देखरेख भी करना कि ये कहीं भाग ना जाएं। ये 2 बातें रहेंगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति में जहां रसद की कमी अपनी खुद की सेना के लिए है, ऐसी स्थिति में युद्ध बंदियों को खाना खिलाना भारी पड़ता है, तो उन्हें बहुत ही निकृष्ट कंडीशन में रखा जाता है, बहुत ही कम खाना दिया जाता है, बहुत ही खराब खाना दिया जाता है, इतना ही कि बस वो जिंदा रहें, मरने ना पाए। दूसरा, उन्हें जिंदा भी क्यों रखना है, तो इन सैनिकों का उपयोग वो अक्सर अवसंरचना निर्माण के लिए करेंगे। यानी कि उन्हें कोई कारपेंट्री का काम करवाना है और मलमूत्र साफ करवाना है, या फिर कहीं पर डॉकयार्ड बनाना है, नावें बनानी है, मजदूर का कार्य करवाना है, तो ये सभी कार्य इन युद्ध बंदियों से करवाए जाएंगे। मतलब उन्हें एक प्रकार से मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा सेना में। इसके बदले में उन्हें केवल मात्र उतना ही भोजन दे दिया जाएगा कि वो जीवित रह सकें और मरने ना पाए। ठीक है, वो मरने ना पाए, बस इतना ही यहां पर ख्याल रखा जाएगा। दूसरी स्थिति यह भी बनती है, अगर रसद की इतनी अधिक कमी हुई कि खतरा जान को हो जाए, ठीक है, अगर रसद की इतनी कमी हो जा रही है कि जान का खतरा बन जाए, ऐसी स्थिति में वो अपने सैनिकों को भोजन देंगे, ना कि इन युद्ध बंदियों को। मतलब युद्ध के बंदी जो हैं वो किसी भी वक्त भूख की वजह से मर सकते हैं। दूसरा, कि अगर आर्मी हारती है, सपोज करिए कि जापान ने कई सारे भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी यहां पर बनाया हुआ है और ब्रिटेन की सेना यहां पर एडवांस कर जाए और जापान को यहां से रिट्रीट करना पड़े, तो जब वो वापस लौटेंगे यानी कि रिट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले वो युद्ध बंदियों को गोली मारेंगे और उसके बाद वो वापस रिट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध बंदियों को लेकर वो आगे बढ़ नहीं सकते, और अगर वो युद्ध बंदियों को छोड़ देंगे तो वो वापस से अपनी सेना में शामिल होकर लड़ने लग जाएंगे। इसका मतलब कि उनकी सेना को बढ़ाने वाली बात हुई। तो युद्ध बंदियों की पहली बात तो जान पर कभी भी खतरा है, वो कभी भी मारे जा सकते हैं, या तो भूख से या फिर उन्हें शूट कर दिया जाएगा। और दूसरा कि यदि वे जीवित भी हैं तो उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में ये तो एक कहानी है, एक पिक्चर है, जिसे आप समझिए कि जर्मनी और जापान दोनों ने ही भारतीय सैनिकों को बंदी बना के रखा हुआ है उन सभी स्थानों से जहां कहीं पर भी ब्रिटेन की हार हुई है और ब्रिटेन ने आत्मसमर्पण किया है, तो भारतीय सैनिक भी आत्मसमर्पण में गए हैं और बंदी बनाए गए हैं। एक तो कहानी यहां बनती है। अब उस कहानी को थोड़ा किनारे करिए और आप भारत में आइए। जब आप भारत में आते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप भारत में आते हैं तो क्या पाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही प्रभावी नेता के तौर पर विकसित हुए हैं। 1920 में वो आईसीएस की परीक्षा को पास करते हैं चौथी रैंक के साथ,
और चौथी रैंक पर परीक्षा को पास करने के बाद वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ही अधिक आहत थे। फिर वो सीआर दास को अपना राजनीतिक गुरु मानकर बंगाल में जो कांग्रेस है उसको ज्वाइन करके राष्ट्रवादी गतिविधियों में लग जाते हैं। वो शुरू से ही देश की पूर्ण आजादी के समर्थक थे, इसीलिए नेहरू जी की समाजवादी विचारधारा से भी उनका मेल हो गया और नेहरू जी और ये दोनों ही एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति के तौर पर विकसित हुए। हम देखते हैं कि 1938 और 39 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। हालांकि 39 में इनका विरोध गांधी के द्वारा किया जाता है और इनके विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़वाया जाता है। पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, लेकिन आंतरिक विरोधाभास इतना अधिक हो गया कि दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे देने के बाद हम क्या पाते हैं? इस्तीफा दे देने के बाद हम क्या पाते हैं कि इस्तीफा दे देने के बाद वो बंगाल में, चूंकि उन्होंने अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम दिया हुआ था और उस अल्टीमेटम के तहत कहा गया था कि वो 6 महीने के भीतर हमें आजादी दें, नहीं तो हम उनके विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा भी कर दी थी, जिसको लेकर उनके विरुद्ध कांग्रेस के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। फिर अंग्रेजों ने उन्हें उनके खुद के घर में बंगाल में नजरबंद किया, लेकिन हवा के झोंके को भला कौन रोक सकता है? और सुभाष चंद्र बोस तो वही हवा का झोंका थे, उन्हें भला कोई कैसे ही रोक पाता। तो एक दफा वो उस नजरबंदी से निकलकर भाग निकले। वो वहां से गए दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से समरकंद, समरकंद से काबुल, काबुल से होते हुए वो पहुंचते हैं ताशकंद, ताशकंद से फिर वो सीधा पहुंचते हैं मॉस्को। मॉस्को में जाने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि रूस से मदद मिलेगी और रूस की मदद से वो भारत के लिए सेना इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जून 1941 में रूस ब्रिटेन के साथ विश्व युद्ध का हिस्सा बन जाता है, तो रूस से मदद की उम्मीद खत्म हो गई। वहां से फिर वो पहुंचे बर्लिन यानी कि जर्मनी, और जर्मनी जाकर उनकी मुलाकात हिटलर से हुई और हिटलर से उन्होंने कहा कि आपके पास वो जो युद्धबंदी हैं जिन्हें आप खिलाते पिलाते हैं अनावश्यक और वो आपके लिए अतिरिक्त भार हैं, उन सैनिकों को आप मुझे दे दीजिए, मैं उनसे एक सेना बनाऊंगा और उस सेना का इस्तेमाल करके मैं भारत की आजादी की लड़ाई को लड़ूंगा ब्रिटेन के विरुद्ध। इससे आपकी सहायता भी हो जाएगी और मेरा देश आजाद भी हो जाएगा। हिटलर को यह आइडिया अच्छा लगा, पसंद भी आया, लेकिन उसने ये कहा कि जर्मनी भी भारत से बहुत दूर है और ऐसी स्थिति में इतनी शीघ्रता से तो जर्मनी की सेना भारत तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बेहतर तो यही होगा कि वो जापान जाएं, और जापान भारत के बहुत नजदीक है, तो वहां पर जो जापान में युद्धबंदी है भारतीय, उनकी मदद से सेना को बनाया जाए और वो उस सेना को लेकर भारत के ऊपर हमला करें। तो एक सबमरीन का बंदोबस्त किया जाता है और सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच जाते हैं। जब जापान पहुंचते हैं बोस, तो उनकी मुलाकात होती है बोस से, यानी कि रास बिहारी बोस से। रास बिहारी बोस वहां पर पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। ये विचार जो सुभाष चंद्र बोस के मन में था, ये विचार रास बिहारी बोस के मन में एक साल पहले ही आ गया था। जुलाई 1943 में हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं जापान, और जून 1943 मान लीजिए, और जून 1942 में ही रास बिहारी बोस ने जापान की सरकार के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर लिया था। जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का प्रस्ताव जापान के सामने रखा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के पहुंचने के एक साल पहले की बात है। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, ये स्थापना रास बिहारी बोस ने उनके जापान पहुंचने के एक साल पहले ही कर दी थी। जापान ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था। आनंद फानन में 25,000 भारतीयों ने इस सेना को ज्वाइन भी कर लिया था। कालांतर में इसमें 40,000 सैनिक जुड़े और सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद तो इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 50,000 तक हो गई। बात यह है कि रास बिहारी बोस ने जब आईएनए का गठन किया, तो रास बिहारी बोस कोई सेना नायक तो नहीं थे, वो आईएनए तैयार कर सकते थे, आइडिया बना सकते थे, लेकिन सेना को संचालित करने के लिए उन्हें एक मिलिट्री कमांडर की जरूरत होगी। और तब उन्होंने कहा कि क्या ये जो युद्धबंदी सेना है, इसमें कोई मिलिट्री कमांडर भी है जो बंदी बनाया गया है? और उस भीड़ में से आवाज आई, कैप्टन मोहन सिंह रिपोर्टिंग सर। कैप्टन मोहन सिंह उस सेना के कमांडर थे जिसे बंदी बनाया गया था, और वो भी युद्धबंदी थे। रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह को सेना की कमान सौंप दी और कहा कि आप इस आईएनए को संभालिए। सुभाष चंद्र बोस के पहुंचने से पहले एक साल तक इस सेना की कमान को कैप्टन मोहन सिंह ने ही संभाला। कैप्टन मोहन सिंह इस सेना की कमान को संभालते रहे। इस दौरान उनके कई सारे मतभेद हुए जापानियों के साथ। मतभेद कई स्तर के थे, जैसे कि जो भारतीय सैनिक थे जो अब जापानियों के लिए लड़ रहे थे, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था।
उन्हें अभी भी कैदियों जैसा खाना दिया जाता था, जबकि वो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं। उन्हें प्रचुर मात्रा में हथियार नहीं दिए जाते थे और कई सैनिक तो हथियारों की कमी की वजह से मारे जाते थे। जहां पर एयर सपोर्ट की जरूरत होती थी, जापानी समय से एयर सपोर्ट भी नहीं देते थे भारतीय सेना को। इस वजह से भी भारतीय सैनिक मारे जाते थे। कैप्टन मोहन सिंह का यह कहना था कि यदि ये सेना आपके लिए लड़ रही है तो आप इस सैनिकों को अपना सैनिक मानिए, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसे सेना के साथ किया जा सकता है जाता है। ये आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके लिए मर भी रहे हैं, तो उन्हें वैसे ही ट्रीट करिए। लेकिन जापानी नस्ल भेद मान रहे थे और वो भारतीय सैनिकों को या बटालियन को नीचा समझते हुए उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते थे। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताऊं कि आईएनए बनाने का उद्देश्य दो था। एक तो भारत को आजाद करवाया जाए, दूसरा कि अगर एक भारतीय सेना है जो जापानियों के साथ है तो जापानी भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरा कि वो भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे, वरन अगर वो भारत को जीत भी लेंगे तो आईएनए को वो ये सौंप देंगे, तो भारतीयों के साथ अत्याचार नहीं होगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आईएनए का गठन किया गया था। लेकिन हमने क्या पाया कि जो जापानी है ना, वो ये 40,000 की भारतीय सेना को लेकर बड़े सहज नहीं थे, बड़े कंफर्टेबल नहीं थे। वरन वरन क्या था, वो जो हैं वो चाहते थे कि उनके पास 2000 की भारतीय सेना हो। क्यों 2000 की भारतीय सेना? क्यों वो 2000 की एक भारतीय सेना को प्रतीकात्मक तौर पर उपयोग में लेना चाहते थे। एक प्रतीक के तौर पर उस भारतीय सेना का वो उपयोग करना चाहते थे। ठीक है, प्रतीक के तौर पर वो इसका उपयोग करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे, वो तो बस इतना ही चाहते थे कि वो उस भारतीय सेना को जापानी सेना में शामिल करके एक मनोभाव पैदा कर सके कि वो जो भारत के ऊपर कब्जा करने आ रहे हैं उस उनकी खुद की सेना में भारतीय सैनिक शामिल हैं। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि वो एक बड़ी सेना बनाए जो उनके ऊपर दबाव बना सके, जो आकर भारत में एक शासन सत्ता संभाल सके। ये राय, ये विचार उनके मन में नहीं था। ये राय या ये विचार उनके मन में नहीं था। ठीक है, ये विचार उनके मन में नहीं था। वो तो बस इसी भाव से थे कि एक सेना रहेगी जिससे भारतीयों के या दुनिया को ये एक संदेश दे पाएंगे कि वो जिस सेना के साथ लड़ रहे हैं भारत में, वो वास्तव में भारतीय सैनिकों से भी मिली-जुली सेना है। जबकि वहीं आप कैप्टन मोहन सिंह की राय देखें तो कैप्टन मोहन सिंह जिनके पास 40,000 की सेना है, वो तो एक बहुत बड़ी भारतीय सेना चाहते हैं जिसमें कम से कम 2 लाख सैनिक हो। ऐसी स्थिति में कैप्टन मोहन सिंह का टकराव हुआ जापानी कमांडरों के साथ और जापानी कमांडरों ने उन्हें कोर्ट मार्शल करके डिपोर्ट कर दिया। अब आजाद हिंद फौज नेतृत्व विहीन हो गई। उनके पास अपना कोई नेता नहीं है, वो डिमोरलाइज थे और डिसइंटीग्रेट हो चुके थे। और तभी वहां पर एंट्री होती है एक हीरो की, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की। इस सभी घटनाओं के 1 साल के बाद सुभाष चंद्र बोस की एंट्री वहां पर होती है और बोस की मुलाकात होती है बोस से, यानी कि रास बिहारी बोस से। और रास बिहारी बोस कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी, अब आप आ गए हैं तो ये रही आईएनए, इसकी कमान संभालिए और अब जिम्मेदारी आपके ऊपर, आप देखिए कि अब इसे कैसे चलाना है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आगे चार्ज मैं संभालता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तो इस सेना का पुनर्गठन किया। इस सेना को जोश की जरूरत थी, इस सेना को पुनर्गठन की जरूरत थी। उन्होंने कई सारे और भारतीय सैनिकों को इसमें शामिल किया जो दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे। उन्होंने भर भर के अनुदान दिए। उन अनुदानों से यहां पर उनके पास काफी अच्छे पैसे कलेक्ट हो गए और लगभग 2 लाख लोगों ने इस सेना को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। यद्यपि सभी लोग शामिल नहीं हो सकते थे। 50,000 सैनिकों की आजाद हिंद फौज तैयार कर ली गई। इसे कुछ बटालियंस में डिवाइड किया गया। बटालियंस, कुछ ब्रिगेड्स ऐसी जो खूंखार हो, जो खतरनाक हो, जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दें और उनका सीना गोलियों से, ग्रेनेड से छलनी कर दें। ऐसी जो ब्रिगेड्स बनाई गई, उन ब्रिगेड्स के नाम रखे गए गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। चंद्रशेखर आजाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मतलब इन खतरनाक और फ्यूरियस ब्रिगेड्स के नाम भारत के कुछ बहुत ही शांति प्रिय लोगों के नाम के ऊपर रखे गए। एक ब्रिगेड और बनाई गई, सुभाष ब्रिगेड, जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर थी। और एक बहुत ही खास ब्रिगेड बनाई गई, रानी लक्ष्मी बाई या रानी झांसी ब्रिगेड। और जो रानी झांसी ब्रिगेड थी वो एक ऑल वुमेन ब्रिगेड थी। हम आज भी सेना में इस बात को लेकर असमंजस में हैं
कि विमेन को कॉम्बैट रोल दिया जाए कि ना दिया जाए, सुभाष चंद्र बोस ने विमेन को कॉम्बैट रोल दिया। मतलब उन्हें युद्ध में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। वो राइफल चलाने में माहिर थी। वो केवल राइफल चलाने में माहिर नहीं थी, वो ग्रेनेड फेंकने में माहिर थी, और इसके अलावा वो एक्सपर्ट थी ब्योनेट वॉरफेयर में। अब आपको लग रहा होगा ये ब्योनेट क्या होता है। ब्योनेट वो राइफल होती है जिसके मुहाने पर एक चाकू लगा होता है। उस चाकू को ब्योनेट कहा जाता है। और उस ब्योनेट का इस्तेमाल करके, क्योंकि जब आप फायरिंग करना बंद कर देते हैं ना, तो फिर आप उस चाकू से दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। और तलवार चलाना आसान होता है, बंदूक में लगे चाकू का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। रानी झांसी रेजिमेंट या रानी झांसी ब्रिगेड ब्योनेट वॉरफेयर में एक्सपर्ट थी, यानी कि राइफल्स के ऊपर लगे चाकू से लड़ाई करने में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी। और इतनी एक्सपर्टीज के साथ ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आजाद हिंद फौज का, ये आजाद हिंद फौज अब भारत में आकर बहुत ही फ्यूरियस तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कहानी का ये एक पूरा रूप, क्यों बनाया गया आजाद हिंद फौज को, कैसे हुआ इसका गठन, प्रथम चरण में कैसे मोहन सिंह इस पूरी आर्मी की कमान संभालते हैं आजाद हिंद फौज की। उद्देश्य ये था कि भारत के ऊपर अधिकार ना करें जापानी और भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। भारत छोड़ो आंदोलन से आजाद हिंद फौज को नई ताकत मिली, और हमने देखा इसकी शुरुआत जब 1 सितंबर 1942 को हुई तो इसमें 16,300 सैनिकों ने शामिल हुए, और बाद में ये संख्या बढ़कर 25,000 और फिर 40,000 तक हो गई। दिसंबर 1942 तक आजाद हिंद फौज की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे, क्योंकि जापानी तो केवल 2,000 की एक छोटी सी भारतीय टुकड़ी चाहते थे, जबकि कैप्टन मोहन सिंह 2 लाख सैनिकों की एक फौज, और ये टकराव बहुत स्वाभाविक था। द्वितीय चरण 2 जुलाई 1943 को शुरू होता है, जब एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर में। वो पहले जापान जाते हैं और फिर सिंगापुर। बाकी उनकी कहानी तो आप जानते ही हैं, जहां पर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ एक लामबंदी कर रहे थे और सशस्त्र संघर्ष की वो तैयारी करते हैं, ताकि वो यहां पर सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक सेना बना सकें। हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीय बर्मा, मलाया और सिंगापुर के भारतीय जो युद्धबंदी थे, वो उन्हें सहायता देना शुरू करते हैं। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में उन्होंने अस्थायी भारतीय सरकार बना डाली, और सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बाद में बनाया गया जब अंग्रेजों ने बर्मा जीत लिया। धुरी राष्ट्रों ने तो सरकार को मान्यता भी दे दी। लगभग 11 से 12 देशों ने सुभाष चंद्र बोस की इस सरकार को मान्यता दे दी, जिसके वो प्राइम मिनिस्टर और सेना नायक दोनों ही थे। वो दोनों ही थे। नागरिकों को भी सेना में भर्ती किया गया। स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने कहा कि वो भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद थे, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और गांधी के समर्थन से ही वो देश को आजाद करवाएंगे। अब देखिए, अब हम क्या पाते हैं कि शहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमला करती है, और वो इम्फाल पहुंचती है। यहां भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें रसद और हथियार समय पर नहीं दिए गए। जापानी सैनिकों के निम्न स्तरीय काम करने के लिए भी उन्हें बाध्य किया गया, जैसे कि उनका मैला उठाना या साफ सफाई करना। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। उन्हें लगा कि जीतने के बाद भी क्या ही होगा, उन्हें तो दासों की तरह ही देखा जाएगा। इम्फाल अभियान में काफी असफलता मिली। जापानी सैनिक पीछे लौटने लगे। इस बात की उम्मीद समाप्त हो गई थी कि आजाद हिंद फौज भारत की स्वाधीनता प्राप्त करवा पाएगी। जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के पश्चात ही आजाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया, और उन्हें दंड देने के लिए एक आईएनए ट्रायल शुरू किया गया। यद्यपि इस ट्रायल के विरोध में भारत में एक व्यापक जन विद्रोह शुरू हो गया। 1943 में इसी दौरान भारत में अकाल पड़ा। तमलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, तिपेरा और नोआखाली, ये पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र थे। ये बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। माना जाता है कि इस अकाल में 15 से 30 लाख लोग मारे गए। ये एक मानव निर्मित अकाल था। अकाल के साथ मलेरिया, हैजा और चेचक बोनस में मिले थे। लाखों लोगों की संख्या थी जो मारी गई इसमें। ये एक मानव निर्मित अकाल था, ये प्राकृतिक अकाल नहीं था।
ये काल इसलिए पड़ा था क्योंकि हमारे संसाधनों को अंग्रेजों ने युद्ध में डाइवर्ट किया था, उसे विस्तारित कर दिया था। इस भयानक दुर्भिक्ष के लिए देखिए ये है हमारा इंडिया। कई सारे कारण थे। युद्ध प्रचार और युद्ध व्यय के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर दी गई। बर्मा दक्षिण पूर्वी एशिया से जो चावल का आयात बंगाल में होता था वो बंद हो गया। राहत कार्य सरकार ने सही प्रकार से नहीं किया। केंद्रीय सरकार ने कहा यह प्रांतों की जिम्मेदारी है और प्रांतों ने कहा कि हम असमर्थ हैं। दुर्भिक्ष भयंकर हुआ। लगभग 30 लाख लोग मारे गए। लगभग 30 लाख लोग मारे गए। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो पूरा टॉपिक यहां पर हो गया। इसके बाद देखिए इस टॉपिक में मतलब इसी चैप्टर में राजगोपालाचारी फॉर्मूला है, लेकिन राजगोपालाचारी फॉर्मूला मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता हूं जिस तरीके से यहां पे दिया गया है। चैप्टर नंबर 23 में ही राजगोपालाचारी फॉर्मूला और दिया गया है देसाई लियाकत पैक्ट। लेकिन इसके लिए ना मैं एक अलग चैप्टर बनाता हूं और उस चैप्टर को हम कहते हैं सत्ता का हस्तांतरण। उस चैप्टर को हम क्या बुलाते हैं? सत्ता का हस्तांतरण। और सत्ता के हस्तांतरण में दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा होता है मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता। या उसका प्रयास। और दूसरा भारतीयों व अंग्रेजों के बीच समझौता। ठीक है, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते के जो प्रयास किए गए हैं उसमें पहला आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी फॉर्मूला। और यहीं पर आप देखो तो दूसरा आता है देसाई लियाकत पैक्ट। दूसरा आता है देसाई लियाकत पैक्ट। और फिर भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समझौते में वेवेल प्लान, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारे प्लान्स वगैरह आते हैं। तो इसे मैं इस टॉपिक के साथ मिक्स करके पढ़ाऊंगा, इस क्लासिफिकेशन के साथ। एंड दिस वे इस चैप्टर को मैं यहां पे फिनिश कर रहा हूं आईएनए के साथ। आईएनए के साथ इस कहानी को यहां पे समाप्त किया जाता है। इस चैप्टर का जो भी हिस्सा है, बाकी का हिस्सा मैं अगले वाले चैप्टर के साथ कंबाइन करके इस क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।